हेलो दोस्तों, सभी को नमस्कार। दोस्तों, यदि आप यूकेपीएससी से संबंधित किसी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। दोस्तों, हम संविधान पे महत्वपूर्ण अनुच्छेदों पर अपनी क्लास डिस्कस कर रहे हैं। तो हमारी दोस्तों अभी तक 2 क्लासें कंप्लीट हो चुकी हैं। ये हमारी तीसरी क्लास है। अगर आपने पहली 2 क्लासें नहीं देखी है तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे जा करके देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों करते हैं स्टार्ट। दोस्तों, हमारा पहला पॉइंट है संसद का उल्लेख किया गया है। देखिए दोस्तों, संसद का जो उल्लेख किया गया है ये आर्टिकल 79 के अंतर्गत किया गया है और 79 के अंतर्गत ही कहा गया है कि संसद का अंग राष्ट्रपति भी होगा। तो राष्ट्रपति यदि संसद का अंग पूछा जाता है किस आर्टिकल में उल्लेखित है तो ये भी उल्लेखित है आर्टिकल 79 के अंतर्गत। इसके बाद बात की गई है राज्यसभा के गठन का उल्लेख। तो राज्यसभा के गठन का जो उल्लेख है ये अनुच्छेद 80 में किया गया है। और दोस्तों, अनुच्छेद 80 में ही उल्लेख है कि राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करेंगे। चलिए दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि ये जो 12 सदस्य हैं राज्यसभा में ये किस क्षेत्र से नॉमिनेट किए जाते हैं। अगला पॉइंट हमारा है लोकसभा के गठन का उल्लेख। दोस्तों, लोकसभा के गठन का जो उल्लेख है ये आर्टिकल 81 के अंतर्गत किया गया है। फिर इसके बाद अगला पॉइंट हमारा है लोकसभा में मनोनीत एंग्लो इंडियन सदस्यों का उल्लेख। दोस्तों, वैसे तो देखिए 2020 में ये प्रावधान समाप्त कर दिया गया है एंग्लो इंडियन मनोनीत होने का, किंतु यदि अगर मैं बात करूं प्रेजेंट टाइम की तो अभी भी उत्तराखंड की कई परीक्षाओं में मैं देख रहा हूं कि ये प्रश्न बार बार पूछा जा रहा है। तो आप ध्यान रखेंगे दोस्तों, अगर हम लोकसभा में मनोनीत एंग्लो इंडियन सदस्यों की बात करें तो इनका जो उल्लेख है आर्टिकल 331 के अंतर्गत है और राष्ट्रपति 2 सदस्यों को मनोनीत करते थे पहले। अगला पॉइंट हमारा है लोकसभा में एससी व एसटी के आरक्षण का उल्लेख। तो जैसे कि हम देखते हैं कि कुछ जो सीटें हैं हमारी लोकसभा की वो रिजर्व हैं, उन पे एससी या एसटी कैंडिडेट ही केवल चुनाव लड़ सकते हैं। तो इसका जो उल्लेख है ये आर्टिकल 330 के अंतर्गत किया गया है। और दोस्तों, जानकारी के लिए बता दूं, देखिए अगर हम टोटल भारत में लोकसभा सीटों की बात करें तो अधिकतम सीटों की संख्या है 552 और 552 में से दोस्तों यदि अगर बात करें तो 84 सीटें एससी के लिए आरक्षित हैं, वहीं पे 47 सीटों की अगर बात करें तो ये आरक्षित हैं एसटी कैंडिडेट के लिए। दोस्तों, ये वीडियो आपको अगर हेल्पफुल लगता है तो वीडियो को आप लाइक कर दें, साथ में दोस्तों के साथ शेयर कर दें और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। उत्तराखंड की सभी महत्वपूर्ण भर्तियों की तैयारी यहाँ पर आपको मिलेगी और साथ में सभी महत्वपूर्ण जानकारियाँ भी आपको प्राप्त होंगी। दोस्तों, इसके बाद अगला पॉइंट हमारा है लोकसभा में सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु का उल्लेख। दोस्तों, लोकसभा में सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु का जो उल्लेख है ये अनुच्छेद 326 में किया गया है। और अगर मैं बात करूं तो चलिए दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि लोकसभा में न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए यदि कोई कैंडिडेट इलेक्शन लड़ना चाहता है तो। अगला पॉइंट हमारा है लोकसभा में अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के चुनाव का उल्लेख। दोस्तों, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का जो चुनाव है वो लोकसभा के सदस्यों के द्वारा ही किया जाता है, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 93 के अंतर्गत किया गया है। इसके बाद दोस्तों अगला पॉइंट हमारा है पहले लोकसभा अध्यक्ष। तो देखिए पहले लोकसभा अध्यक्ष आप सभी को जानकारी है जीबी मावलांकर, गणेश वासुदेव मावलांकर लोकसभा के पहले अध्यक्ष थे। चलिए दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि वर्तमान समय में हमारे जो लोकसभा अध्यक्ष हैं वो कौन है और साथ में ये भी बताइए कि ये प्रेजेंट टाइम में अब कौन सी लोकसभा है और 2024 में दोस्तों 2024 में कौन से नंबर की लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं। आइए बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। दोस्तों, अगला पॉइंट हमारा है धन विधेयक को परिभाषित किया गया है। तो धन विधेयक को जो परिभाषित किया गया है ये आर्टिकल 110 के अंतर्गत परिभाषित किया गया है। दोस्तों, जो भी प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं उनका आंसर आप कमेंट करके जरूर बताया करें, क्योंकि इससे आपकी सभी प्रश्नों पर अच्छे से पकड़ बनेगी। अगला पॉइंट हमारा है दोस्तों धन विधेयक पर राष्ट्रपति की मंजूरी का उल्लेख। तो राष्ट्रपति जो हमारे हैं ये धन विधेयक को मंजूर करेंगे, इसका उल्लेख किया गया है 111 के अंतर्गत। और दोस्तों, जानकारी के लिए आपको यहाँ पे बताया चलता हूँ कि राष्ट्रपति धन विधेयक को मंजूरी देने के लिए बाध्यकारी हैं। दोस्तों, अगला पॉइंट हमारा है केंद्रीय बजट का उल्लेख। तो केंद्रीय बजट का जो उल्लेख है ये अनुच्छेद 112 के अंतर्गत किया गया है। आगे अगर दोस्तों बात करें राज्य बजट की तो देखिए राज्य बजट का जो उल्लेख है ये अनुच्छेद 202 के अंतर्गत किया गया है। इसके बाद दोस्तों अगला पॉइंट हमारा है राष्ट्रपति के अध्यादेश शक्ति का उल्लेख। तो राष्ट्रपति के अध्यादेश शक्ति का जो उल्लेख है दोस्तों ये आर्टिकल 123 के अंतर्गत किया गया है। अगला पॉइंट हमारा है दोस्तों संसद के कार्य संचालन का उल्लेख।
तो दोस्तों संसद के कार्य संचालन का जो उल्लेख है ये आर्टिकल 118 के अंतर्गत किया गया है। अगला पॉइंट दोस्तों हमारा है सर्वोच्च न्यायालय के गठन का उल्लेख। तो सर्वोच्च न्यायालय के गठन का जो उल्लेख है ये आर्टिकल 124 के अंतर्गत किया गया है। कल की क्लास में हमने डिस्कस किया था कि सर्वोच्च न्यायालय में जो न्यायाधीश हैं वो किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। यदि दोस्तों आपको पता है तो कमेंट करके इसका आंसर जरूर बताएं। अगला पॉइंट हमारा है संसदीय समितियों के गठन का उल्लेख। तो संसदीय समितियों के गठन का उल्लेख भी आर्टिकल 118 के अंतर्गत किया गया है, क्योंकि आर्टिकल 118 के अंतर्गत कई धाराएं हैं जिसमें से धारा नंबर 2 उल्लेख करती है कि संसदीय समितियों का गठन किया जाएगा। अगला पॉइंट हमारा है दोस्तों सीएजी की नियुक्ति का उल्लेख। दोस्तों सीएजी का जो फुल फॉर्म है ये कंप्ट्रोलर एडिटर जनरल होता है और इसे भारत का कैग अध्यक्ष भी कहा जाता है। दोस्तों अगर इनके नियुक्ति की बात करें 148वां जो आर्टिकल है वो कैग अध्यक्ष की नियुक्ति का उल्लेख करता है। दोस्तों अगला पॉइंट हमारा है भारत का प्रथम विधिक अधिकारी एजीआई की नियुक्ति का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है। दोस्तों एजीआई का जो पूरा नाम है यह है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, आर्टिकल 76 के अनुसार की जाती है। दोस्तों इसी क्रम में आगे की ओर अगर बात करें तो प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा, इसका उल्लेख किया गया है दोस्तों 153वें आर्टिकल के अंतर्गत। आगे कहा गया है राज्य की कार्यपालिका शक्ति। तो राज्य की जो कार्यपालिका शक्ति है ये राज्यपाल में निहित होती है, जिसका उल्लेख 154 के अंतर्गत किया गया है। फिर आगे कहा गया है कि राज्यपाल की नियुक्ति का उल्लेख। अब देखिए राज्यपाल की जो नियुक्ति है दोस्तों ये आर्टिकल 155 के तहत की जाती है। कल की वीडियो में दोस्तों हम डिस्कस कर चुके हैं कि राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। अगर आपको पता है तो कमेंट करके इसका आंसर जरूर बताएं। आगे है फिर दोस्तों राज्यपाल की पदावधि। तो राज्यपाल की पदावधि का जो उल्लेख है वो अनुच्छेद 156 के अंतर्गत किया गया है। दोस्तों चलिए आप मुझे कमेंट करके बताइए कि राज्यपाल की पदावधि कितनी होती है। अगला पॉइंट हमारा है योग्यता। देखिए राज्यपाल की जो योग्यता है, राज्यपाल की योग्यता का जो उल्लेख है दोस्तों ये आर्टिकल 157 के अंतर्गत किया गया है। इसी तरह से राज्यपाल के पद के लिए शर्तें, इसका जो उल्लेख है वो 158 के अंतर्गत किया गया है। फिर इसके बाद है राज्यपाल की शपथ का उल्लेख। तो राज्यपाल की शपथ का उल्लेख 159 के तहत किया गया है। और शपथ की अगर बात करें तो राज्यपाल को जो शपथ है ये हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा दोस्तों दिलाई जाती है। फिर इसके बाद है राज्यपाल की आकस्मिक शक्तियों का उल्लेख। तो आकस्मिक शक्तियों का उल्लेख 160 के अंतर्गत किया गया है। आगे है फिर राज्यपाल की क्षमा शक्तियों का उल्लेख किया गया है 161 के अंतर्गत। फिर आगे है दोस्तों राज्यपाल को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद। तो राज्यपाल को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद का जो उल्लेख है ये 163 के अंतर्गत किया गया है। आगे है फिर सीएम की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाएगी। अब देखिए राज्यपाल जो हैं वो राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति करते हैं, तो इसका उल्लेख 164 के अंतर्गत किया गया है। आगे है दोस्तों फिर इसके बाद राज्यपाल के अध्यादेश शक्ति का उल्लेख। तो राज्यपाल की अध्यादेश शक्ति का जो उल्लेख है दोस्तों ये आर्टिकल 213 के अंतर्गत किया गया है। चलिए दोस्तों आप मुझे कमेंट करके बताइए कि राष्ट्रपति के अध्यादेश शक्ति का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है। अगला पॉइंट हमारा है विधानसभा में एक एंग्लो इंडियन को मनोनीत। तो दोस्तों राज्यपाल एक एंग्लो इंडियन सदस्य को मनोनीत करते हैं विधान सभा में, जिसका उल्लेख आर्टिकल 333 के अंतर्गत किया गया है। फिर इसके बाद प्रत्येक राज्य का एक हाई कोर्ट होगा, तो इसका जो उल्लेख है वो अनुच्छेद 214 के अंतर्गत किया गया है। नेक्स्ट इसके बाद अगला पॉइंट हमारा है वर्तमान में हमारे हाई कोर्टों की संख्या कितनी है। तो दोस्तों वर्तमान में 25 हाई कोर्ट हैं। दोस्तों यहां से 2 प्रश्नों के जवाब आप मुझे दीजिए। बताइए एक तो सबसे नवीनतम हाई कोर्ट कौन सा है, दूसरा आप मुझे बताइए कि उत्तराखंड का जो हाई कोर्ट है ये नैनीताल से अब कहां पर स्थानांतरित किया जा रहा है। दोस्तों हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की शपथ का जो उल्लेख है ये अनुच्छेद 219 के अंतर्गत किया गया है और हाई कोर्ट के न्यायाधीश को जो शपथ है वो राज्यपाल के द्वारा ही दिलाई जाती है। अगला पॉइंट इसके बाद है वेतन एवं भत्तों का उल्लेख। तो राज्यपाल के वेतन और भत्तों का जो उल्लेख है ये अनुच्छेद 221 के अंतर्गत किया गया है। नेक्स्ट इसके बाद है सर्वोच्च न्यायालय की रिटों का उल्लेख। तो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट की रिटों का जो उल्लेख है ये अनुच्छेद 32 में किया गया है। हाई कोर्ट की जो रिट है उसका उल्लेख दोस्तों किया गया है 226 के अंतर्गत। दोस्तों संविधान पर हमारी अंतिम वीडियो शाम को 8 बजे रहेगी। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।